Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो रिसेंटली चर्चाओं में थी। उस अभ्यास का नाम है पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर पिच ब्लैक नाम का अभ्यास है ये भारत और न्यूजीलैंड की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो साल 2024 है, यही पर्टिकुलर ईयर, इसमें ये जो पर्टिकुलर पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये स्पेशल फोकस करने वाली है लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर के ऊपर में, जिसका मेन पर्पस होगा दोनों देशों के जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। रिसेंटली आपको पता होगा त्रिपुरा के अंदर में जो एचआईवी के केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से निकल कर आए। 800 से ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले। उसके बारे में ऑलरेडी आज से 3 से 4 दिन पहले डिस्कशन मैंने किया हुआ है। आज फिर से दोस्तों यही पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में आ चुका है। अब की बार ये न्यूज़ में आने के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये एचआईवी या एड्स ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी है जिसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आज के समय पर नहीं नज़र आता। तो इसी बीमारी का एक नया ट्रीटमेंट खोजा गया है और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है भी नहीं, लेकिन अब की बार जो ये नया ट्रीटमेंट खोजा गया है दोस्तों ये 100% इफेक्टिव है। इसका ट्रायल किया गया, 100% सुरक्षित और 100% कह सकते हैं ऐसी बीमारी को वो ख़त्म करने की क्षमता रखता है। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट केस तो यहाँ पर ये हो चुका है, जिसको लेकर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स जो हैं इस आर्टिकल को छाप चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक साल में अगर ये 2 इंजेक्शन हम लोग देते हैं तो ये सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है इस एचआईवी वाले केसेस में। पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये जानो एचआईवी होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी तो ये मामला आपको समझ में आएगा। दोस्तों एचआईवी को हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम एचआईवी की, तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स को ख़त्म करता है जो सेल्स हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे बात होती है हमारे इम्यूनिटी की। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी है उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो भारी से भारी बीमारी से आराम से लड़ सकता है। इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। यहाँ पर जो ये एचआईवी है ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है। ऐसे सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, उन्हीं सेल्स को ख़त्म कर देता है ये एचआईवी वायरस। सिंपल सी बात है। अब इसका कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बताया जाता है 2 पिल्स इसकी वैसे ही मार्केट में आती हैं, 2 गोलियाँ आती हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव अभी के समय पर जो ये इंजेक्शन फाउंड किया गया है वो है। अब दोस्तों जो ये एचआईवी है एक बार एक इंसान के बॉडी को जब अफेक्ट करता है तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, मसल्स में पेन हो सकता है,
रात में पसीने आते हैं, बुखार, जो आपका लिम्फ नोड है थ्रोट के अंदर में वो सूज जाता है, माउथ सोर्स हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, थ्रोट ख़राब हो सकता है, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आती हैं जब भी HIV इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर बॉडी को अफेक्ट करता है। तो उसी तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर एड्स वाला प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। लेकिन एड्स और HIV के बीच में जो फ़र्क है ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। एड्स क्या है? आपका एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं रह पाता है। वो आपकी एड्स वाली कंडीशन है। लेकिन जब बात करते हैं HIV की, तो HIV एक ऐसा वायरस है, ध्यान रखिए, एड्स एक मेडिकल कंडीशन है, HIV एक वायरस है जो सीधा आपके इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है। दोनों में प्रॉब्लम सेम है कि भाई इम्यूनिटी का ही इशू है, इम्यून सिस्टम को वीक करा जाता है यहाँ पर इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर में। नाउ अब बात करते हैं कि जो ये हमारा पूरा स्टडी की गई है, नया खोज किया गया है जिसको हिस्टोरिक बोला जा रहा है, वो क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल है, ये ट्रायल किया गया है युगांडा और साउथ अफ्रीका में। ये दोनों कंट्रीज़ ही क्यों चुनी गई, पहले इन कंट्रीज़ का मैप देख लो फिर अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों ये है इंडिया का मैप, हमें चलना है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जाने के लिए पूरा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर करना होगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये है यहाँ पर युगांडा, ठीक है, ये जूम करके दिखा दिया गया। नीचे आपको देखने को मिलेगा ये है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के आसपास नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर युगांडा, तो युगांडा के आसपास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, कीनिया है एंड तांजानिया है, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये किया गया है युगांडा और साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इन दोनों जगह को क्यों चुना गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये दो प्लेसेस वो जगह हैं जहाँ पर महिलाओं में, स्पेशली वेमेन में सबसे ज़्यादा HIV के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये पर्टिकुलर प्लेसेस को चूज़ किया गया। अब बात यह है ये क्लिनिकल ट्रायल है क्या? इसमें हमने डिस्कस किया कि एक इंजेक्शन बनाया गया है जो साल में 2 बार देना है। इसका ट्रायल युगांडा साउथ अफ्रीका में हुआ। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर मेडिकेशन तैयार की गई है ये एक प्रकार का प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है। अब ये एक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि आपको बीमारी से, मतलब बीमारी हुई नहीं है, लगी नहीं है, यानी कि HIV अभी हुआ नहीं है, लेकिन HIV से प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए पहले ही वो दवाई दे दी गई। तो इस प्रकार के मेडिकेशंस को इस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है इंजेक्शन की। तो उस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों लेनाकापाविर। मैं एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ, LANACA, फिर उसके बाद PAVIR। तो लेनाकापाविर ये बेसिकली इंजेक्शन का नाम है जो कि HIV इन्फेक्शन से पहले ही एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, यानी उस इंसान को ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि वो यहाँ पर इंजेक्शन दे दिया गया है उसे। समझ गए? तो पहले ही प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो साल में 2 बार, मतलब 6 महीने के गैप में आप इस इंजेक्शन को 2 बार दे सकते हैं। इससे होता क्या है, ये इंजेक्शन जो HIV वायरस होता है ना, उस वायरस की जो क्षमता होती है बॉडी में मल्टीप्लाई होने की या रेप्लिकेट होने की, उस क्षमता को ये कम कर देता है। कहने का मतलब है कि HIV वायरस में सबसे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है क्या? जब वो बॉडी में एंटर करता है तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है ना। 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, इस तरीके से बढ़ता रहेगा और फिर एक इंसान की जान भी ले सकता है। तो उसी कंडीशन को रोक देती है ये वाली नई वाली इंजेक्शन या नया वाला दवाई। क्या करेगा? उसके मल्टीप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन को रोक देगा। और ये करना ज़रूरी भी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं केवल पिछले साल की बात करूं, हमारे पिछला साल जो पास्ट ईयर था उसमें 1.3 मिलियन के आसपास जो न्यू केसेस हैं इस HIV के, वो दुनिया भर में नज़र आए। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.3 मिलियन न्यू केसेस, नए वाले इन्फेक्शंस थे ये। इससे अलावा जो करंट इन्फेक्शंस है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसको टैकल करने के लिए हमारे पास में एक प्रोटेक्टिव टूल होना चाहिए। तो वो टूल यहाँ पर यह तैयार किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कॉस्टली रहने वाला है ये। इसकी जो ये इंजेक्शन तैयार किया जाएगा ये काफ़ी महंगा रहेगा। तो जो पुअर पीपल हैं अगेन, उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा अगर वो इसको यूज़ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी या जहाँ पे इस प्रकार के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे तो कम से कम कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए और जो ये एक्सपोजर वाला इन्फेक्शन है इसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाए, क्योंकि इंजेक्शन आपको शुरुआत में ही प्रोटेक्शन दे देगा जिससे आगे आपके
आपको HIV होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल के साथ और भी वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा, और यानी कि प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स जो है वो हाथों हाथ बनते चलेंगे। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह सब चीज़ डेटा एक ही जगह पर। और इस ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे जितना भी बैकग्राउंड डेटा होता है, जितने भी नोट्स होते हैं, या कह सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में रेडीमेड नोट्स आपको तैयार करके दे दिए जाते हैं। और ये जो PDF है ये प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसमें जो PDF मिलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। दूसरी बात, ये ग्रुप आपके करंट अफेयर के कंटेंट के लिए पूरी तरह से सिक्योर है और आपका सारा डेटा सिक्योर करके रखता भी है। तो कहने का मतलब है ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, डेली वीडियोस देख रहे हैं और शाम से पहले, सोने से पहले एक बार जो आपको PDF दिया गया उसको रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये डेटा बहुत रेलिवेंट है। नोट्स भी आपके तैयार हो रहे हैं कि इस दिन वीडियो देखा नहीं देखा, न्यूज़पेपर पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, नोट्स बना पाए नहीं बना पाए, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन आपका डेटा डेली अपलोड हो रहा है और डेट वाइज पढ़ा हुआ है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। तो मोबाइल फ़ोन में आपके डिवाइस में स्टोरेज का जो इशू है दोस्तों वो भी कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, अब ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने से मतलब कैसे करना होगा, तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो एक और ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है कि अच्छे से चेक कर लीजिएगा ग्रुप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मुझको कैसे फ़ायदा होगा। अपना आपको कंप्लीट तरीके से सेटिस्फाई करना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी मेक श्योर ये करना है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारे आर्टिकल चर्चाओं में जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पेज नंबर 1 पर आएंगे हम। पेज नंबर 1 पे आपको 2 टॉपिक मिलेंगे। एक तो ये वाला जहाँ पे हम इकॉनमी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे हम ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो इकॉनमी का रिलेवेंट आर्टिकल है। फिर इसी के बगल में दोस्तों एक और आर्टिकल है जिसको आज अक्सर बहुत सारे लोग मिस करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर दी GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। जहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर में जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है, इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट है क्या, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी बात करेंगे, है ना, तो ये भी रेलिवेंट है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपने इस इकॉनमी वाले आर्टिकल से। और ध्यान रखिए इसी आर्टिकल के बेसिस पे आज मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो इसको अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना, और आपको ये भी समझ में आएगा न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है और कैसे कैसे हमें नोट्स बनाने होते हैं, वो भी हाथों हाथ आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये पिछले साल से अगर हम देखें तो 9.4% और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है दोनों ही थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन इंपोर्ट फिर भी ज़्यादा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। अब है क्या, अगर आप ये वाला चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट में ये दिखाया गया जून 2023 में किस तरीके से मामला चल रहा था, फिर अक्टूबर 2023, फरवरी 2024, नाउ जून 2024। तो जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम बाहर दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं, वो बढ़ा है। आपकी बार 2.5% से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो इंपोर्ट है, जो बाहर से सामान हम खरीद रहे हैं, वो दुगनी तेजी से बढ़ा है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बढ़ने से जो ट्रेड का गैप निकल कर आया है दोस्तों, वो ज़्यादा है। अब की बार जो जून के महीने का ट्रेड एक्सपेंडेबल गैप है दोस्तों, ये हमको $20.9 बिलियन का देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत को व्यापार में जो घाटा है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो डेटा है ये मंथली वाइज भी पब्लिश होता रहता है कि अभी जून 2024 में है, फिर जुलाई 2024 में, फिर कैसा रहा आगे का डेटा, फिर ऐसे डेटा ये आता रहता है। अब ध्यान रखिएगा एक बात, एग्ज़ाम में ये जो परसेंटेजेस हैं ये कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहेगा यार।
कभी व्यापार बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी इंपोर्ट बढ़ गया, कभी कम हो गया, ये सब होता रहेगा। ये डेटा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता और ना ही आज तक पूछा गया है। इकॉनमी के बेसिस पे कुछ चीज़ अगर पूछी जाती है तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते हैं, चाहे आप कितने भी पिछले सालों के पेपर देख लीजिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट की जब बात आती है तो इस आर्टिकल में क्या निकल कर आता है, तो इस आर्टिकल में एक टर्म यूज़ हो रहा है ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट अगर हम पढ़ लें कि भाई ये इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड डेफिसिट में आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। कहने का मतलब है कि भाई इंडिया, अब मान लो जो इंपोर्ट है वो लगातार इंक्रीज़ करता चले जा रहा है, सामान हम बाहर से खरीद रहे हैं और हम सामान जो बाहर बेच रहे हैं वो बहुत कम हो रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए घाटा ही तो है। क्यों? एक तरफ इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता चले जा रहा है, कमाई भी कम हो रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर व्यापार में जो अब इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब मान लीजिए एक नंबर एक्सपोर्ट का निकल कर आ गया, एक नंबर इंपोर्ट का निकल कर आ गया, दोनों में यहाँ पर इसका बीच का जो डिफरेंस है यानी माइनस करके निकाल लो, जो नंबर निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा। हाँ भैया इतने रुपए का घाटा हो गया, इंपोर्ट मान लो ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, दोनों का फ़र्क निकाल लो, बीच का जो अमाउंट आएगा वो हमारा घाटा चल रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट कि इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हुआ, इज इक्वल्स टू ट्रेड डेफिसिट। लेकिन अब ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता कैसा है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका उपाय क्या हो सकता है, ये पूछा जाएगा आपसे, स्पेशली मेंस में या प्रीलिम्स में, या आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होगा तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अपने करंट के साथ ही अपने इकोनॉमी का एक टॉपिक आज हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाले हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है आप समझ गए? ये तब होता है जब कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आप लिखोगे अगर लिखने को कुछ आएगा, जब देश का इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। अब ये बात आती है कि देखिए आज के समय का जो इंडिया का ऑल ओवर द ट्रेड डेफिसिट है उसका स्टेटस क्या है, ज़रा वो समझते हैं। अब ये मंथली वाइज नहीं पढ़ रहे हैं हम, पूरे भारत का समझना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इंडिया का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है पिछले कुछ सालों में वो कम और बढ़ता हुआ नजर आया दोस्तों। ठीक है, कभी कम हुआ, कभी बढ़ा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा व्यापार में घाटा किस देश के साथ में हो रहा है, क्योंकि व्यापार तो हम कई सारे देशों के साथ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घाटा व्यापार में हमें चाइना के साथ हो रहा है, फिर रशिया के साथ हो रहा है, देन साउथ कोरिया के साथ हो रहा है, एंड देन हांगकांग के साथ हो रहा है। और इन दोनों देश, इन चारों देशों के साथ में जो व्यापार में घाटा है दोस्तों वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आया है पिछले कुछ सालों में। जबकि यही ट्रेड गैप यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ में थोड़े समय के लिए कम भी हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो घाटा व्यापार में फेस कर रहे हैं वो दोस्तों हम इन्हीं चारों देशों के साथ व्यापार में फेस कर रहे हैं। और इन चारों देशों में से भी अगर हमें एक देश निकालना हो जिसके साथ में और भी भयंकर घाटा हो रहा है तो दोस्तों वो है चाइना। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $100 बिलियन से ज़्यादा का जो यहाँ पर व्यापार है वो हो चुका है दोनों देशों के बीच में, जिसमें हमको घाटा ही दोस्तों कई बिलियन डॉलर्स का हो रहा है, क्योंकि चाइना से हम केवल इंपोर्ट ही कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ एक्सपोर्ट किया नहीं जा रहा है या बहुत मिनिमम चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही हैं। एक समय पर अमेरिका सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था भारत का, जिससे सबसे ज़्यादा हम व्यापार करते थे। आज भी अमेरिका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में आता है, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा व्यापार हो रहा है वहाँ पे हम घाटे में नहीं रहते। अमेरिका के साथ जितना भी व्यापार है उसमें हम फायदे में रहते हैं। वहाँ पे जब फायदा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड सरप्लस। तो भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ में 2023-24 में वो था $36.74 बिलियन का, जबकि चाइना के साथ में हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, घाटे में है, यहाँ पर फायदे में है। तो यूएस के साथ ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन यूएस के अलावा यूके हो गया, बेल्जियम हो गया, इटली, फ्रांस एंड बांग्लादेश, इनके साथ में भी हम ट्रेड सरप्लस में हैं, यानी कि व्यापार में इनके साथ भी हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, स्थिति क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी वजह से ना भारत ने क्या क्या रखा है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है अपने 4 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, सिंगापुर, यूएई, कोरिया, इंडोनेशिया, इनके साथ में यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स भी किए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर व्यापार में काफ़ी सारी जो छूट वगैरह है वो यहाँ पर होती है। अब ये तो हमें स्थिति समझ में आ गई, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये भारत का ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ रहा है ये भी हमने देखा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है दोस्तों? कारण नंबर 1, सबसे पहला रीज़न है कि हमारा जो एनर्जी के ऊपर इंपोर्ट है ना वो बहुत भयंकर है।
कहने का मतलब है इंडिया की पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पेट्रोल की डिमांड वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पेट्रोल है, डीजल है। अब ये सब चीज़ें बनती किससे हैं दोस्तों? ये सब चीज़ें बनती हैं क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से। और ये जो कच्चा तेल है ये हम दुनिया भर की कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कच्चा तेल का प्रोडक्शन देश में हो नहीं रहा। हम टोटली या सबसे ज़्यादा तरीके से इम्पोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो बताया जाता है लगभग 85% दोस्तों, 85% कच्चे तेल की जो ज़रूरतें हैं हमारे देश की, वो केवल बाहर से मंगाकर दूसरे देशों से खरीद कर ही पूरी हो पा रही हैं। तो सिंपल सी बात है यार, ट्रेड डेफिसिट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दुनिया भर से हम इतना सारा कच्चा तेल मंगा रहे हैं। अभी रशिया से मंगाना शुरू किया है हम लोगों ने, तो उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बदले में एक्सपोर्ट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, इम्पोर्ट ही भर भर के कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया ये स्टेप। दूसरा रीज़न है दोस्तों डिपेंडेंस ऑन की इनपुट्स। कहने का मतलब है कि कच्चे तेल की इंडस्ट्री को तो छोड़ो दोस्तों, उसके अलावा कुछ और इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाइयों वाला सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। यहाँ पर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है कुछ रॉ मटेरियल्स के ऊपर में, यानी कच्चा माल मंगाते हैं हम। जैसे जब दवाइयों की बात होती है तो इसके लिए हम एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं एपीआई, ये मंगाया जाता है। इसी एपीआई को यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं। तो ये एपीआई एक प्रकार का क्या है आपका, ये आपका रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा चाइना से ही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एपीआई की वजह से भी हमको बहुत लॉस होता है व्यापार में, लेकिन इसका एक थोड़ा फ़ायदा भी, क्योंकि रॉ मटेरियल है, हम दवाइयाँ बना लेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर देंगे तो पैसा कम जाता है फिलहाल, लेकिन कारण तो है ना ये भी। तो एक रीज़न यहाँ पर ये भी है कि भाई कुछ और इनपुट्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं बता ही रहा था आपको, अगली लाइन यही आ गई, जो एपीआई है चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो कारण तो ये हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए समझ में तो आ गया हमें, लेकिन ये बताइए इसका असर क्या हो रहा है? भारत में जो ट्रेड डेफिसिट है इसका हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समझते हैं। सबसे पहले असर दो तरीके से पड़ेगा दोस्तों, एक तो नुकसान भी होगा, दूसरा कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। कहोगे व्यापार में घाटा और उसका फ़ायदा कैसे होगा? चलिए समझाता हूँ, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेनिफिट में यहाँ पर ये समझिए, जो ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, ये हमेशा एक देश के लिए बुरा ही नहीं होता। हाँ, जब हम चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से मंगा रहे हैं, कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और उसको सीधा देश में बेच रहे हैं, तो वो घाटेदार साबित होगा। लेकिन मान लीजिए एक देश मान लो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, कच्चा माल मंगा रहा है, और कच्चा माल मंगा के सीधा उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उससे कुछ सामान बना रहा है भारत में, तो उससे क्या होगा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगी और उसको मैन्युफैक्चर करके बनाकर हम सीधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुगने दामों में। कच्चा माल मंगाया, उससे सामान बनाया, उस सामान को दुगने दाम एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा साबित हुआ ना। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं ट्रेड डेफिसिट में। तो यही है क्वेश्चन बने, क्या ट्रेड डेफिसिट एक देश के लिए हमेशा बुरा ही होता है? तो कहिएगा नहीं, हमेशा यहाँ पर बुरा नहीं होगा, कुछ इसके बेनिफिट्स भी नजर आएंगे। समझ गए? तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा, इससे आपका इंपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने सामान मंगाया, एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा। भाई आपने सामान मंगाया, उसको उससे प्रोडक्ट बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। फिर क्या होता है, कुछ केसेस में जो ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, ये हमारे देश के डोमेस्टिक बिजनेसेस को थोड़ा सा मोटिवेशन देता है, उनको एंकरेज करता है कि भैया आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, नए नए इनोवेशंस कीजिए। क्योंकि मान लीजिए किसी देश के साथ में हम व्यापार कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट ए, उससे ये मंगा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मंगाया जा रहा है, देश में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब समझो उसी देश के साथ में रिश्ते ख़राब हो जाएंगे अचानक से, तो हमने यहाँ पर इसको मंगाना थोड़ा रोका। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको लगेगा यार इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है और ये बाहर से आ रहा है पूरी तरीके से, तो हमें भी यहाँ पे काम करना चाहिए। तो वो बिज़नेस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, नए इनोवेशंस करेगा, अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों, हमारे देश में खुद हम उसकी प्रोडक्शन करनी शुरू करेंगे, और जब प्रोडक्शन करनी शुरू करेंगे तो वह अपने देश वाले आइटम को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब इसके लिए फैक्ट्री लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो फैक्ट्री लगाने के बाद में क्या होगा, कई सारे लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा, तो जॉब क्रिएशन होगा। फिर कई सारे और भी सेक्टर्स खुलने शुरू हो जाएंगे, पैकेजिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, इनमें सपोर्ट मिलेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करने से क्या होगा, जो डिपेंडेंसी थी उस देश के ऊपर में वो रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये कभी कभी इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल फ़ायदे ही है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट के अंदर में नुकसान ज़्यादा हैं। समझ गए? केवल फ़ायदे नहीं हो सकते, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे पहला चैलेंज ये है कि जब भी आप किसी देश के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो आपके लिए ही खतरा है।
मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके लिए यहाँ पर केवल एक देश से ही आप मंगा रहे हो, उसके अलावा किसी से नहीं मंगाते, उसके साथ में रिश्ते खराब हो गए, वो आपके देश में सप्लाई रोक देगा, एकदम से उस आइटम का शॉर्टेज हो जाएगा, उस आइटम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत असर करता है कि एक देश के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना, स्पेशली इंपोर्ट्स को देखते हुए। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, जब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई सारे सेक्टर्स के अंदर में, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट और बढ़ने लगेगा, है ना, और ज़्यादा हम सामान मंगाने लगेंगे, इससे जॉब के लॉसेस होने लगेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कई सारा जो कपड़ा है दोस्तों वो बांग्लादेश से मंगाया जाता है। अब कपड़े की क्या हमारे देश में कमी है? टेक्सटाइल सेक्टर बहुत है हमारे देश में, लेकिन बांग्लादेश से जो आ रहा है वो और सस्ते रेट में आ रहा है, चीपर रेट्स में आ रहा है, समझ गए? तो हमारे देश में वैसे बिक रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली है, हमने बाहर से और सस्ता मंगा लिया वही आइटम, जबकि अपने देश के आइटम को प्रमोट करना चाहिए था। अब बाहर से सस्ता आया है तो ज़्यादातर लोग वही बांग्लादेश के चीपर आइटम्स को ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, या ज़्यादातर वही उसका यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इससे बांग्लादेश को ही तो फ़ायदा हो रहा है, वो लगातार हमें इंपोर्ट कर रहा है, हम खरीद रहे हैं, वही बिक रहा है, जबकि हमारे पास खुद इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारी इंडस्ट्री क्या करेंगे फिर? वो बंद हो जाएंगी, और जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनकी नौकरी चली जाएगी, जॉब लॉस होगा। ये एक चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है ट्रेड डेफिसिट में। फिर इससे क्या होगा दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट की वजह से लगातार आपके रुपये के वैल्यू पर प्रेशर पड़ता रहेगा, आपकी करेंसी पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, ज़्यादा खर्चा ही हो रहा है। इससे हमारी करेंसी और कमज़ोर होगी, और इसकी वजह से जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हम सामान खरीद रहे हैं, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब वही सामान परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम्स होंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत, जब जब आपके एक्सपोर्ट कम होते हैं तो आपका जो कमाई है वो कम हो रही है, और वो कमाई किसकी है? सरकार की ना। सरकार एक्सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गया। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गया तो सरकार की जो एबिलिटी है सोशल प्रोग्राम चलाने की, डेवलपमेंट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स खर्च करने की, तो वहाँ पर भी तो असर पड़ेगा ना। सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास खुद फंड नहीं है। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है कि भाई जब कर्जा बढ़ता चलेगा, हमें लग रहा है यार हालात बहुत बेकार हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर देश को फिर फॉरेन सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा, अलग अलग देशों से मांगना पड़ेगा पैसा कि भाई उधार दे दो, कर्जा दे दो। और जब कर्जा दे देंगे और दूसरी तरफ हम लोगों का कर्जा चुका रहे होंगे, महंगा सामान खरीद रहे होंगे, और एक तरफ कर्जा ही बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर एक तरफ से पैसा चुकाया आपने भले ही, लेकिन दूसरी तरफ से कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर। फिर अब वो जो कर्जा चढ़ा है, जो डेट आपने लिया है बाहर से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है ना, उसके ऊपर ब्याज भी देना है। कोई फालतू में थोड़ी ना पैसा देगा आपको, उसको फ़ायदा होगा तभी तो देगा, वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा तब वो आपको पे करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर इशू हो जाएगा। और इसकी वजह से जब आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, तब एट द लास्ट आप निकालोगे अपने देश का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व। और फॉरेक्स रिजर्व अगर एक बार कम होना शुरू हो गया, समझना देश की इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो गई। इससे बाहर का जो विदेश का इन्वेस्टमेंट वगैरह देश में वो भी आना बंद हो जाएगा, यानी प्योर तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर में ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सिचुएशन तो बड़ी भयंकर है, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं आगे। तो दोस्तों जब बात आती है सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन नंबर 1, ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमें अलग अलग देशों के साथ में स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने होंगे, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो टैरिफ वो देश लगा रहा है उसको कम करना होगा। यानी भारत जो सामान उन देशों को बेच रहा है उस पर वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, जिससे वो महंगा हो जा रहा है, कम बिक रहा है उस देश में। तो वो जो बैरियर से रुकावटें हैं वो सब खत्म करनी होंगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज़ करके, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस देश में। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़नी शुरू होगी, तो वो जो स्थिति है ट्रेड डेफिसिट वाली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो भारत और यूएई के बीच में इसी प्रकार से दोस्तों CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया, जिसका मेन पर्पज़ यही है कि टैरिफ्स को कम करना और व्यापार को आपस में बढ़ाना। स्पेशली भारत का जो टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना यूएई में। तो ऐसे एग्रीमेंट्स हमें और भी कई सारे देशों के साथ में करने होंगे अगर ट्रेड डेफिसिट काउंटर करना है। तो दूसरा स्टेप क्या उठा सकते हैं, दूसरा सोल्यूशन है अपना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। भाई ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज के समय पर मान लो कोई सामान तैयार भी है तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है, प्रॉपर तरीके से हमारे पास में बंदरगाह की फैसिलिटी नहीं है या रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस चक्कर में जो वो देश है वो किसी और देश से मंगाना सही समझेगा, है ना।
तो बेसिकली यहाँ पर हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान ट्रैवल करेगा, जितना लंबा रास्ता तय करेगा, उतना ज़्यादा पैसा भी लगेगा दोस्तों, उसके फ्यूल के खर्चे पर, मेंटेनेंस के खर्चे पर। तो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो तीसरा सोल्यूशन है वो है सब्सटीट्यूशन को इंपोर्ट करना, सॉरी जो इंपोर्ट हो रहा है उसका सब्सटीट्यूशन क्रिएट करना। कहने का मतलब है सब्सटीट्यूशन क्या होता है, बाहर से भाई सामान आ रहा है उसके बजाय खुद का सामान बना लो इंडिया के अंदर में, है ना। कहने का मतलब है भाई, जैसे भी हमने बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया था, वो हमें टेक्सटाइल बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, तो हमारे देश में भी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना। अपनी देश की इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करो, उसको ज़्यादा सपोर्ट करो, है ना। अपने देश का जो स्टील है उसका ज़्यादा यूज़ करो इम्पोर्टेड वाले के बजाय। इससे क्या होगा, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। तो ये काम करना होगा। फिर उसके बाद में एक और स्टेप है, वो है रैशनलाइज इम्पोर्ट्स। कहने का मतलब है जितना भी इम्पोर्ट डेटा है उन सबको एनालाइज करना होगा एक बार की, दुनिया भर से हम क्या क्या सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसमें ये देखिए कौन कौन से ऐसे आइटम है जो नॉन एसेंशियल्स हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कुछ ऐसे आइटम है जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपने देश के इस वाले आइटम से। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है और ऐसे ढेरों आइटम्स आपको मिलेंगे, तो जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा उसको कॉस्टली कर दीजिए, महंगा कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अपने देश का आइटम बिकेगा उसके बजाय। फिर एट द लास्ट एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, आपके वर्कफोर्स को स्किल्स प्रोवाइड करवानी होंगी, क्योंकि देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करवानी है और दूसरे देशों के ऊपर में निर्भरता कम करनी है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इसके लिए। और वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ऐसे नहीं आएंगी, इसके लिए लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत में बहुत सारा स्किल प्रोवाइड करवाना होगा, नई सीख देनी होगी, एजुकेट करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तभी जाकर यहाँ पे ये ट्रेड के मामले में सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो पाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, बढ़िया तरीके से पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आगे फ्यूचर में आएगा तो आपके पास में एक डेटा रेडी है, इसी का यूज़ करना है हमेशा। ये तो बदलेगा नहीं भाई, इसका असर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये कभी चेंज होगा नहीं चेंज होगा। ये हो गया स्टैटिक पोर्शन जो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है और कितना बढ़िया आंसर आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं वीडियोस को, सपोर्ट की इस समय पर तो बहुत ज़रूरत है। तो मेंस के क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे बात की जा रही है, आपको बताना है कि भारत का करंट ट्रेड डेफिसिट स्टेटस क्या है। और जो ये स्टेटस है करंट ट्रेड डेफिसिट का, वो हमारे जो ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में है, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, वो क्या है वो बताना है। साथ ही साथ में इस ट्रेड डेफिसिट का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में। फिर एट द लास्ट सोल्यूशन बताना है कि कैसे हम भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन लेकर आ सकते हैं। अब एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया तरीके से पढ़कर एक खूबसूरत सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, अपने अधिकांश प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के वर्तमान व्यापार घाटे की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। साथ ही भारत के व्यापार घाटों को कम करने के उपाय भी सुझाएं। 15 अंक का प्रश्न है दोस्तों, 250 शब्दों में आपने लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पर 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अब दोस्तों ये भी जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। क्या बात हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि जो आज के समय पर मध्य प्रदेश में भोजशाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बना है टेम्पल के रिमेन्स का इस्तेमाल करके। वहाँ पर अगेन मंदिर मस्जिद को लेकर एक बड़ी डिस्प्यूट, एक बड़ी लड़ाई है। मॉस्क कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, तो कई सारे पेटिशंस फाइल करे गए कोर्ट के अंदर में। उन पेटिशंस के थ्रू यहाँ पे कोर्ट ने इसके ऊपर में ASI के सर्वे की मांग की कि भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करो, इसका पता लगाओ क्या है मामला। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइनली यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई कल।
और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट किसको की है? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जो इंदौर बेंच है उसको सबमिट कर दी। अब इस रिपोर्ट के अंदर में थोड़े से चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि कोर्ट ने दोस्तों ये काम एएसआई को मार्च में ही सौंप दिया था। तब से लंबे समय तक एएसआई ने सर्वेस किए, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, रडार का यूज़ किया इसका पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट ये बोलता है कि जो करंट समय पर मॉस्क का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में हमारा जो पुराना टेम्पल हुआ करता था उस टेम्पल के ही रिमेन्स का यूज़ किया गया है। जब वो टेम्पल हटाया गया होगा तो उस टेम्पल का जो सामान है उसी का यूज़ किया गया है, प्लस उस टेम्पल से रिलेटेड कई सारी और भी चीज़ें उस कॉम्प्लेक्स में पाई गई हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और बताया गया है कि जो ये प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, यानी उस समय पर जो मंदिर हुआ करता होगा, वो मंदिर यहाँ पे मेंशन किया गया है जो परमारा डायनेस्टी पीरियड है उस डायनेस्टी को बिलोंग करता होगा। अभी मैं इस डायनेस्टी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है पिलर्स के ऊपर में, जो पिलर वहाँ पर हैं उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है, वो सब पहले टेम्पल्स में हुआ करता था। उन्हीं पिलर्स का वापस से रीयूज़ कर लिया गया इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो ढांचा वहाँ पे खड़ा है इस समय पर। ये इन रिपोर्ट्स का कहना है। प्लस इस सर्वे के अंदर में ये भी पाया गया कि कई सारी जो इमेजेस हैं वहाँ पर करंट समय पर जो कॉम्प्लेक्स बना है हिंदू देवी देवताओं की, गणेश जी, ब्रह्मा, उनके अलावा नरसिम्हा, भैरव, ऐसे यहाँ पर दोस्तों डीडीज़ के साथ साथ यहाँ पे कुछ और ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी पाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ना। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। फिर ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर में और भी कई सारी चीज़ें मेंशन की जा रही हैं कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, और इस इंस्क्रिप्शन मतलब जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे देखने को मिले हैं संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, संस्कृत से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। ये अलग अलग चीज़ें उस साइट पर पाई गई है। तो ये मामला क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मैटर। क्योंकि अभी तो आपने करंट न्यूज़ समझ लिया, ये काम ऑलरेडी कोर्ट ने मार्च के महीने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट बनाकर दे दी कि भैया ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट है, अब आगे का डिसीजन आपका काम है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल के बेसिस पर कोई अपडेट आएगा आगे तो वो सब ऐड करता चलूँगा, समझाता चलूँगा। लेकिन अभी के समय पर दोस्तों आपको भोजशाला कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, इसका इतिहास क्या है, वहाँ पे क्या था एग्जैक्टली, रिपोर्ट्स क्या बताती हैं वो पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फ़ोटोज़ आपको इस कॉम्प्लेक्स के देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है कई सारे पिलर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइनिंग है, वो केवल हिंदू टेम्पल्स के बेसिस पर ही तैयार की गई है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी, प्रतिहारा डायनेस्टी के समय का मंदिर है। प्रतिहारा डायनेस्टी के समय के जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। ऐसा यहाँ पर जो हमारे डेटा है वो यहाँ पर ये शेयर कर रहा है। अभी आएंगे डिटेल्स पर, पहले ये जान लो। तो दोस्तों यहाँ पे मामला क्या है, न्यूज़ क्या है, ये क्या हुआ अभी मार्च के महीने में वो बता दिया मैंने आपको। अब जान लेते हैं ये जो भोजशाला टेम्पल कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये टेम्पल कमल मौला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मंदिर भी है प्लस यहाँ पे मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका अगर हम इतिहास देखते हैं, जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो ओरिजिनली एक मंदिर हुआ करता था माता सरस्वती का, और वो मंदिर बनाया गया था 11वीं सेंचुरी एडी में। और वो मंदिर किसके थ्रू बनाया गया था? परवरा राजा भोज जो हैं इनके थ्रू बनवाया गया था, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस जो करंट समय पर मॉस्क वहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, इस मॉस्क के अंदर में जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, वो स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वो सब टेम्पल की हैं पुराने वाले, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जो ये मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट में कई सारी जो स्लैब्स हैं, जो छतें वगैरह हैं, उन छतों पे संस्कृत और प्राकृतिक लिटरेरी वर्क्स वहाँ पे लिखे हुए हैं अभी भी। फिर जो किंग भोज थे, बताया जाता है किंग भोज एक ग्रेट पेट्रोन थे, पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल भी बनवाया था जिसको नाम दिया गया था भोजशाला। अभी क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है भोजशाला टेम्पल कमल मॉस्क कॉम्प्लेक्स, जहाँ मंदिर मस्जिद दोनों हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स में दोस्तों जो हिंदूज़ हैं वो हर ट्यूसडे को जो अपनी पूजा है वो करते हैं। उसके अलावा हर फ्राइडे को जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज़ ऑफ़र करते हैं। तो दोस्तों ये करंट सिनेरियो है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। अब इस कॉम्प्लेक्स को लेकर डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है, ज़रा ये जानिए। कंट्रोवर्सी यहाँ पर बार बार उस चीज़ को लेकर है कि ये जो जगह है, जो स्थल है, इसका ओरिजिनल स्टेटस बेसिकली मंदिर ही है, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी उठ रही है।
जो पिटिशनर हैं उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को देखते हुए क्लेम किया है कि जो ओरिजिनल भोजशाला है, वाग्देवी टेम्पल है, ये टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे, डिमोलिश कर दिए गए थे, उसके बाद यहाँ पे मॉस्क बनाया गया था। सर्वे से यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में पता लगाएं। वही सर्वे किया है एएसआई ने, जो कि सबमिट कर दिया है कोर्ट में। आगे देखेंगे क्या होगा। हाई कोर्ट ने दोस्तों पहले ही ऑर्डर दे दिया था। मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने ये बोला था कि इस जगह पर जो टेम्पल के रिमेन्स हैं, मंदिर के ही यहाँ पर जब मंदिर तोड़ा गया होगा तो उसके जो कुछ रिमेन्स है वो सब यहाँ पर पाए गए और थोड़े मिस्टीरियस थे, पता लगाना इसके बारे में मुश्किल था। तो एएसआई को काम सौंपा गया। जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब यहाँ पर एग्री कर गए इसके बारे में कि मॉन्यूमेंट का जो नेचर है इसके बारे में क्लैरिफाई करना होगा। और ये पूरा मामला सौंपा गया एएसआई को, और एएसआई को ये मामला सौंपा गया था मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ 1958 के तहत। कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला एएसआई से कि आप हर एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन सब का यूज़ करके एक डिटेल साइंटिफिक सर्वे कीजिए, जहाँ पे खुदाई भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एडवांस मेथड का इस्तेमाल करके जीपीआर जीपीएस सिस्टम का यूज़ करिए, कार्बन डेटिंग का यूज़ करिए। इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको यहाँ पे पता लगाना होगा कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। और केवल वो कॉम्प्लेक्स वाले साइट ही नहीं, उस कॉम्प्लेक्स के अलावा जो 50 मीटर का दायरा है, आप उस दायरे में भी यहाँ पे आराम से एक्सकेवेशन वगैरह कीजिए और वहाँ पे अच्छे से जान करिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर था क्या, उसका एरिया का इतिहास क्या है। समझ गए? तो याद रखना इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, बट इस कॉम्प्लेक्स में आपको मंदिर मस्जिद देखने को मिलेगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉस्क है वो ही बाद में बनाया गया, चीज़ों को डिमोलिश करने के बाद में, जो हमारा ये आर्टिकल शेयर कर रहा है। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है राजा भोज जी की, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे और इतिहास में हम पहले चलने वाले हैं और ये समझेंगे कि आखिरकार जो ये प्रतिहारा डायनेस्टी थी, है ना, गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, उसके जो ये राजा भोज थे ये कौन थे। अभी डायनेस्टी का पूरा मैप मैंने आपको दिखाया, कहाँ तक वो डायनेस्टी फैली हुई थी, कहाँ तक वो एम्पायर फैला हुआ था, है ना। तो दोस्तों जो राजा भोज थे ये प्रतिहारा डायनेस्टी के एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े एम्पायर थे, और स्पेशली बताया जाता है कि यही मेन फाउंडर भी थे। इसी डायनेस्टी को यहाँ पर, इस एम्पायर को खड़ा करने के जो मेन एक्चुअल फाउंडर थे वो यही व्यक्ति थे। तो ये जो गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रोल में या सबसे ज़्यादा न्यूज़ में, चर्चाओं में आती है 8th सेंचुरी के आसपास, जब उन्होंने सक्सेसफुली अरब्स को रेजिस्ट किया, उनके अपोज में यहाँ पर खड़े हुए। प्रतिहाराज वो थे जिन्होंने यहाँ पर कन्नौज को पूरी तरह से रूल किया लंबे समय तक। साथ ही साथ में गुर्जरा प्रतिहाराज के नाम से जाने गए। ये जो प्रतिहारा होता है, जो वर्ड है दोस्तों, ये लिया गया है प्रतिहार वर्ड डोरमैन से, और मेंशन किया गया कि ये इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया पालाज और राष्ट्रकूटास के साथ में, क्योंकि इस डायनेस्टी को दोस्तों आप देख पाओगे तो आसपास पालाज और राष्ट्रकूटास भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी है। फिर इसका एक और मैप मैंने यहाँ पर रिलीज़ किया था, बट चलो कोई बात नहीं, वो मैप मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, आसपास इनकी और भी डायनेस्टी थी, उनके साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा करते थे, जैसा इतिहास में हुआ ही करता था। तो स्ट्रगल कर रहे थे पालाज राष्ट्रकूटास के साथ में, है ना। तब भी यहाँ पे क्या हुआ कि राजा भोज ने हरा दिया, जो पालक किंग थे देवपाला, इनको हराया। राष्ट्रकूटा किंग यहाँ पर हो गए अमोघवर्षा, इनको हराया। और इनको हराने के बाद में दोस्तों जो गुर्जरा प्रतिहार है, इसको यहाँ पर एज अ डोमिनेंट पावर क्रिएट किया नदर्न इंडिया के अंदर में। अब ये आपने देखा ना, ऊपर वाला जो पोर्शन है नदर्न इंडिया में फैला हुआ है, तो इनके शासन में नदर्न इंडिया में दोस्तों इनका पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो खड़ा होता है। अब बात आती है राजा भोजवन के बारे में, मिहिर भोज के बारे में। तो ये समय आता है 1836 से लेकर 1885 AD के समय का। अब सबसे जाने माने जो बेस्ट राजा माने गए प्रतिहार किंग के जो थे वो राजा भोज थे, है ना। राजा भोज खुद एक ग्रैंडसन थे नागभट्ट टू के। अब होता यह है कि इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रतिहारा के समय का, है ना। इसकी शुरुआत होती है जब यहाँ पर मिहिर भोज बढ़ना शुरू हुआ। जो मिहिर भोज थे, इनके पास में थ्रोन आया, पूरा राजा आया 1836 AD में, और मिहिर भोज ने यहाँ पर फिर पूरे प्रतिहार को रूल किया लगभग 46 ईयर्स तक। और फिर उसके बाद ये एक मोस्ट पॉपुलर किंग कहलाने लगे। इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर रीऑर्गेनाइज़ किया, पूरे एम्पायर को साथ में लेकर आए, है ना। जो भी चीज़ें अपने पूर्वजों से यहाँ पर गेन की थी उन सबको साथ में लाकर इकट्ठा किया यहाँ पर। तो प्रतिहार डायनेस्टी और बढ़ने लगी। कन्नौज, जो कि एक समय पर कह सकते हैं कि एक महोदया हुआ करता था, इसको अपने एम्पायर का कैपिटल बनाया मिहिर भोज ने। फिर साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनकी एक अपने में मिलिट्री कैंप हुआ करता था। कहाँ पर? महोदया में। और इसके बारे में मेंशन किया गया है, जो बड़ा कॉपर प्लेट के ऊपर में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं दोस्तों, वहाँ पर लिखा हुआ है इस मिलिट्री कैंप के बारे में। तो जो प्रतिहार रूलर्स थे, इन्होंने
इंडिया की जो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी थी उस समय की, यानी कि जो घुड़सवार वाली सेना होती है, वो यहाँ पे अपने पास में गेन कर रखी थी, वो होल्ड करके रखी थी। ये बातें अरब ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ में ये वो व्यक्ति थे जो काफ़ी बड़े फॉलोवर थे वैष्णविज्म के, है ना। फिर यहाँ पे अल मसूदी जो कि एक अरब ट्रैवलर थे, उन्होंने यहाँ पर इन्हीं राजा को टाइटल दिया किंग बौरा का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अरब ऑफ सिंध हुए, चंडाल्स हुए, देन कालाचुरीज हुए, ये सब एक्नॉलेज करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उस समय पर जो यहाँ पर मेहर राज थे, मेहर भोज थे, उनकी सुप्रेमेसी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा थी। मेहर भोज कौन है? वही यहाँ पर भोजवन, ठीक है, भोजवन की बात कर रहे हैं, राजा भोज की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रतिहारन एम्परर थे। 1836 से लेकर 1885 सी तक यहाँ पर रूल किया। क्योंकि हिस्ट्री में कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है ना दोस्तों, जिसको इंग्लिश में अलग तरीके से प्रोनाउंस करने लगते हैं। जैसे इंग्लिश में आप प्रतिहारा प्रोनाउंस करने लगते हैं, फिर उसके बाद में हिंदी में उसको प्रतिहार प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशंस यहाँ पर होते रहते हैं, तो थोड़े बहुत डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर क्रिएट भी होते हैं। फिर आगे आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया न्यूज़ आर्टिकल, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो समझ ली। थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं यार, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसी ने तो यहाँ पर ये सारा सर्वे कंडक्ट किया है। एएसआई बॉडी जो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है कई सारे रिसर्चेस करना, स्पेशली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, है ना। हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, 3650 से ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको कंट्रोल करना, इनकी सुरक्षा करना, है ना। यहाँ पे नए नए कह सकते हैं एक्सप्लोरेशंस करना, नई नई खोज करना, वो सारा काम यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। और ध्यान रखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की बॉडी बनाई गई थी 1861 में, और ये अलेक्जेंडर कनिंगम के थ्रू यहाँ पर बनाई गई, जो पहले डायरेक्टर जनरल भी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो एएसआई के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट रेलिवेंट आर्टिकल पर। नाउ अगेन दोस्तों, पेज नंबर 12 पर आ चुके हैं हम, और पेज नंबर 12 पर आपको अगेन 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दूसरा जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। दोस्तों कई सारे लोग आज भी ये टॉपिक मिस करेंगे, लेकिन आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। हुआ यह है, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है रशिया में, और जल्दी ये डिलीवर किया जाएगा भारत को। हमारी इंडियन नेवी यहाँ पर उसका यूज़ करेगी, लेकिन कई सारे डिले हो चुके हैं, क्योंकि रशिया वॉर में फंस गया यूक्रेन के साथ में, कई सारे सैंक्शन फेस करे वेस्टर्न कंट्रीज से, तो इस चक्कर में ये प्रोजेक्ट डिले पे डिले होता चला गया। तो कई सारे डिले होने की वजह से नाउ फाइनली ये दोनों फ्रिगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सितंबर तक, इसी साल सितंबर तक इनको डिलीवर कर दिया जाएगा। बीच में कोविड-19 भी आ गया था, है ना, तो उसकी वजह से भी ये काम बहुत डिले हो चुका था। तो यहाँ पे बात की जा रही है 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स क्या होते हैं दोस्तों, आइए ये समझिए पहले। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है कॉर्वेट। तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, तीनों के तीनों लड़ाकू जहाज़ हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्क यह है कि कॉर्वेट जो है साइज़ में सबसे छोटा होता है, और कॉर्वेट से बड़ा फ्रिगेट, और फ्रिगेट से बड़ा डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े साइज़ का जहाज़ होगा, लड़ाकू जहाज़ जिस पे कई सारे वेपन्स, हथियार वगैरह लगे होंगे, जिनको युद्ध में उतारा जाता है। बट फ़र्क यह है, साइज़ का फ़र्क है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का फ़र्क है, बट साइज़ सबसे ज़्यादा डिफाइन किया जाता है। तो कॉर्वेट से बड़ा है फ्रिगेट, और डिस्ट्रॉयर से छोटा है। तो ये फ्रिगेट एक वॉरशिप है, लड़ाकू जहाज़, इन्हीं को यहाँ पे बनवा रहे हैं हम रशिया से। और अभी जो आईएनएस तुशिल है, ये वाला जो सामने आप जहाज़ देख रहे हो दोस्तों, इसको रशिया ने तैयार कर दिया है और अपने यहाँ पर सी ट्रायल पर भी उतार दिया है। अभी एक और जहाज़ भी रेडी हो रहा है, ठीक है। ये रशिया के पास में कैसे आया इतना बड़ा प्रोजेक्ट, समझाऊंगा सब। तो ये जो 2 फ्रिगेट्स तैयार किए जा रहे हैं, इसमें से जो पहला जहाज़ होगा तुशिल यहाँ पर रेडी है पूरी तरह से। इसको इंडियन नेवी जल्दी एक्सेप्ट करने वाली है। सितंबर तक आईएनएस तुशिल, आईएनएस नहीं बोलेंगे अभी, जो तुशिल है बेसिकली, इसको यहाँ पे सितंबर तक भारत को सौंप दिया जाएगा, ठीक है, ये बताया गया। और जो दूसरा वाला जहाज़ है तमल जो है दोस्तों, ये फरवरी 2025 तक आ पाएगा, ये रशिया कह रहा है। तुशिल तो अभी आ जाएगा सितंबर में, तमल फरवरी तक आएगा। इसको लेकर अग्रीमेंट जो हुआ था रशिया के साथ में दोस्तों, वो साल 2016 में ही हमने कर लिया था। रशिया को सौंपा था कि भैया 2 फ्रिगेट्स बना कर दे दो हमें, क्योंकि इस प्रकार के फ्रिगेट्स रशिया ने जो बनाए हैं वो ऑलरेडी हम यूज़ भी कर रहे हैं, है ना। तो ये 2016 में अग्रीमेंट कैसे हुआ, किस बेसिस पर हुआ, आईएनएस तुशिल, सॉरी ये जो तुशिल है ये क्या है, कैसे काम करेगा तुशिल, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर नोट्स। अब असली शुरुआत होगी इस आर्टिकल की, ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना।
तो ध्यान रखिए, INS तुशिल ये भारत का लेटेस्ट नेवल एसेट है, एकदम लेटेस्ट जो नेवी को अभी मिलने वाला है। इवन ये इसका जो सी ट्रायल वगैरह है, इसको ऑलरेडी अब की साल 5 मार्च 2024 में रशिया ने शुरू कर दिया था। रशिया का जो नेवल बेस है बाल्टिस्क नेवल बेस, वहाँ से दोस्तों यहाँ पर ये सी ट्रायल शुरू हुए। अब वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सितंबर में भारत की नेवी को INS तुशिल मिल जाएगा। INS तुशिल नाम का जो ये जहाज़ तैयार किया गया है दोस्तों, ये तलवार क्लास फ्रीगेट्स वाली कैटेगरी से आता है। इस वाली, क्योंकि आपको पता है ना कैटेगरीज कई सारी होती हैं इन जहाज़ों में, तो इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है INS तुशिल, जिसमें स्टिल्थ गाइडेड फीचर्स को ऐड किया गया है। स्टिल्थ गाइडेड का मतलब ये होता है, क्योंकि ये स्टिल्थ फ्रीगेट है, बार बार आपने स्टिल्थ वर्ड यूज़ देखा होगा। स्टिल्थ का मतलब होता है कि जब ये जहाज़ चलेगा ना पानी में, तो किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, और ना ही रडार की पकड़ में आएगा, ना ही दोस्तों इतना ज़्यादा शोर करेगा, तो शांति से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेगा। फिर उसके बाद में जो ये तलवार क्लास के फ्रीगेट्स होते हैं, ये इम्प्रूव वर्जन है। ये खुद यहाँ पे रशिया का पहला एक और फ्रीगेट हुआ करता था जिसका नाम था गार्ड क्रेवक 3rd क्लास फ्रीगेट, उसी का ही इम्प्रूव वर्जन यहाँ पे तलवार क्लास फ्रीगेट बनाया। इसी क्लास या इसी कैटेगरी से आता है INS तुशिल जो तैयार हो चुका है। और दोस्तों भारत की जो नेवी है ना, वो ऑलरेडी इस प्रकार के 6 जहाज़ों को ऑपरेट कर रही है, समझ गए। तो हम ऑलरेडी इस प्रकार के जहाज़ का यूज़ कर चुके हैं या कर भी रहे हैं। अब इस INS तुशिल के फीचर्स क्या हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। सबसे पहला फीचर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। अगेन यानी रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और पानी के अंदर शोर भी नहीं करेगा, आराम से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेगा। ये जो जहाज़ है इसमें कई सारे भारत के जो इक्विपमेंट्स है वो भी यूज़ किए गए हैं। भारत की सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार सिस्टम, सरफेस सर्विलांस रडार, कम्युनिकेशन सूट्स, फिर उसके बाद में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन की सबमरीन को अटैक करने के लिए भी यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। रशिया का सरफेस टू एयर मिसाइल, गन माउंट्स, ये सब लगाया गया है इस जहाज़ के ऊपर में। तो ये जो फ्रीगेट है इसको ऐसे तैयार किया है कि दुश्मन की जो पनडुब्बी होगी इसको भी मात दे सकेगा, दुश्मन का लड़ाकू जहाज़ होगा उससे भी लड़ सकेगा सीधा पानी के अंदर। ये इस जहाज़ का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है, टन जो है वो है 3620 टन्स। इसकी जो लेंथ है वो है 124.8 मीटर्स के आसपास। स्पीड 30 नॉट्स के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक फीचर ज़रूर ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट हुआ था अक्टूबर 2016 में, जिसके तहत ये फ्रीगेट्स बनाए जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 11356M। इंडिया ने ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तौर पर रशिया के साथ में अक्टूबर साल 2016 में साइन किया, जहां पर हमारा मेन पर्पस था कि हम रशिया से 4 एडमायरल ग्रिगोरविक क्लास के जो ये जहाज़ हैं वो परचेज़ करेंगे। रशिया ने ठीक है बोला और बोला 2 फ्रीगेट्स हम आपको बना कर देंगे, एक होगा INS तुशिल और दूसरा होगा INS तमल। INS तुशिल आ रहा है, तमल को फरवरी 2025 तक वेट करना पड़ेगा, तब आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हम थोड़े और भी जहाज़ आगे बनाने वाले हैं, और जो बाकी जो जहाज़ बनाएंगे उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा जहाज़ का, वो इंडिया की नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होगा। यानी भारत को नेवी को जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम रशिया से ऑर्डर देकर उसको बनवाएंगे, समझ गए। तो ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। ये प्रोजेक्ट, एग्रीमेंट, तुशिल, तमल, ये सब क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पता होना चाहिए। बाकी ये डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर ही चुके हैं, न्यूज़ आर्टिकल पूरी तरह से समझ चुके हैं। आगे आते हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं पर आप एक दो चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं कि अक्टूबर 2016 में जो यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया था, इसमें 4 स्टील फ्रिगेट्स बनाने की बात की गई थी, जिसमें से 2 डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और 2 को हम अपने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाएंगे, यानी इस कंपनी के थ्रू बनाया जाएगा। यानी कि थोड़ा सा हम अपने देश में भी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो करेंगे। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो GSL है, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये अपना पहला जहाज़ 2026 तक देगा और बाकी 6 महीने में दूसरा जहाज़ देगा। और अभी जो 2 फ्रिगेट्स है वो रशिया में तैयार हो ही रहे हैं, तुशिल तमिल डिस्कशन हो ही चुका है। ठीक, आगे आते हैं। नाउ सेम पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक करेंगे। भारत के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों आ चुके हैं और 35वें फॉरेन सेक्रेटरी का नाम है विक्रम मिस्री। ध्यान रखिएगा, ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे 1989 के बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। ये भारत के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर चुने गए हैं, ठीक है। और जब मिस्री साहब के बारे में बात करते हैं तो कई सारे देशों में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। पहले ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हुआ करते थे, है ना। उसके अलावा चाइना में इन्होंने 2020 में जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय पर भी सर्व किया है। म्यांमार में सर्व किया है ना। म्यांमार में इंडिया के एम्बेसडर बन के गए ये। उसके अलावा 1964 के अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका जन्म होता है और 1964 में। उसके बाद
यहाँ पे 1989 के बैच के IFS ऑफिसर बनकर आई है और कई सारे लोकेशंस पर इन्होंने अपने सर्विस दी, चाहे वो ब्रसल्स हो, तुनिशा हो, इस्लामाबाद हो, वाशिंगटन DC, म्यूनिक, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो हो, यहाँ सभी जगह पर ये डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनकर गए। साथ ही साथ में भारत के एनवॉय बने रहे स्पेन में साल 2014 के अंदर में। तो कई सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये सर्व कर चुके हैं। इसी के बेसिस पर इनको फॉरेन सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है और फॉरेन सेक्रेटरी का दर्जा मिलते ही इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इनको बधाइयाँ दी हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, क्योंकि एस जयशंकर जी के साथ मिलकर ही काम करने वाले हैं अब ये विक्रम मिस्री। तो ये हो गया आर्टिकल में वनडे एग्जामिनेशन के लिए तो सीधा नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम ही आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ और बेसिक चीज़ें इसमें से डिटेल्स में पूछी जा सकती हैं तो वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी कौन होता है, इसके पास में पावर्स क्या होती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बेसिक फैक्ट है। तो आइए बात करते हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में। जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं ये मेन टॉप डिप्लोमेट होते हैं इंडिया के और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। तो जो हमारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, जिसके मेन मंत्री यहाँ पे जयशंकर साहब हैं, तो उसके हेड भी यहाँ पर ये कहलाते हैं। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये हमेशा इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर हैं रैंक सेक्रेटरी के, तो उन्हीं को यहाँ पर ये पोस्ट सौंपी जाती है और अभी भी वही चुनकर आए हैं जिनका नाम है विक्रम मिस्री। ये करंट समय पर अब फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं, जुलाई 2024 से सर्व करेंगे। इनसे पहले विनय मोहन क्वात्रा साहब हुआ करते थे। अब यहाँ पर रैंक ऑफ सेक्रेटरी के ऑफिसर के पद के ये व्यक्ति हैं और ध्यान रखिएगा, इसी वजह से ये जो फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा पावर्स है, जैसे प्रेसिडेंट के पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कई सारे यहाँ पर सीक्वेंस बना हुआ है। उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में दोस्तों 23वें नंबर पर फॉरेन सेक्रेटरी ही आता है। तो इनके पास भी कम पावर्स नहीं होती हैं, बहुत पावर्स होती हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके जैसे नहीं, यहाँ पे ये जो फॉरेन सेक्रेटरी बनता है कोई, वो एक टॉप डिप्लोमेट होता है भारत देश का और हमारे फॉरेन सर्विस बोर्ड को हेड भी करता है वो व्यक्ति। तो उसके पास में बहुत सारे काम है, बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या क्या, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। और इसका मेन काम क्या होगा, ये बेसिकली एक एज अ एडवाइज़र काम करेगा हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए, यानी एस जयशंकर साहब को एडवाइस देंगे अलग अलग चीज़ों के ऊपर में, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर्स को देखते हुए। देन उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट इनका जो पावर है वो है, ये व्यक्ति एज अ चीफ एडवाइज़र काम करेंगे टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो अगेन प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं, चीफ एडवाइज़र भी हैं, जो हमारे अलग अलग पॉलिसीज़ है उनको लेकर भी यहाँ पर ये डिसीजन देंगे, अपना एडवाइस देंगे, बाकी मानना ना मानना उनका काम होगा। साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रिप्रेजेंट करेंगे ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने। उसके अलावा साथ ही साथ में मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में और भी कोई पोस्टिंग होनी है, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, है ना, तो क्या होगा, क्या इसमें रैंक ऑफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। तो इन सब की जब पोस्टिंग्स की बात आ गई तो उसको लेकर रिकमेंडेशन देने का काम भी इसी फॉरेन सेक्रेटरी का होता है। और ये रिकमेंडेशन किसको दी जाती है, वही जो अपॉइंटमेंट करती है, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये सारी पावर्स हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के पास में। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें आपको घुमा दिया जाएगा। आगे आते हैं ना दोस्तों, सीधा आएंगे अपने पेज नंबर 14 पर। और पेज नंबर 14 पर अगेन एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक बात हो रही है, ICAR टू रिलीज 323 न्यू वेराइटीज़ ऑफ 56 क्रॉप्स टुडे। ICAR जो बॉडी है इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो दोस्तों यहाँ पर क्या करती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के ऊपर में, एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस करने के ऊपर में फोकस करती है। तो अभी आज 16 जुलाई है और 16 जुलाई को इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यही जो बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फाउंडेशन डे भी है दोस्तों। 96 फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी के बेसिस पर ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, ये 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट नाम का जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च करने वाली है आज के दिन, जिसका मेन फोकस होगा हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट करें, नए नए रिसर्चेस को लेकर आएँ। और साथ ही साथ बताया जा रहा है ये जो काउंसिल होएगा, ये काउंसिल ने अनाउंस करेगा कि भाई जो हमारी 56 अलग अलग फसलें हैं, उन 56 फसलों की अलग अलग 323 वेराइटीज़ के बारे में अनाउंस किया जाएगा, जिसमें अलग अलग सीरियल्स होंगे, ऑयल सीड्स होंगे, क्रॉप्स होंगी, शुगर केन होगा, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और ये सब
ऐसे इवेंट पर किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इसका 96 फाउंडेशन डे है आज इस बॉडी का। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के बारे में आज ये बताने वाले हैं, और ऐसी वैरायटीज़ जिनके ऊपर में बढ़िया करके रिसर्च की गई है, और ये सब काम किया जा रहा है एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्घाटन भी यहाँ पे आज होने वाला है, और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, जो रिसेंटली यहाँ पर बनकर आए हैं। प्लस ध्यान रखिएगा, जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर हैं जनरल हिमांशु पाठक साहब, इन्होंने कल यहाँ पर ये बोला ICAR को बहुत सारे टारगेट्स मिले हुए हैं, हम नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है कि नई नई क्रॉप्स की वैरायटीज़ को लेकर आना, क्रॉप्स की ऐसी वैरायटीज़ आपके सामने लेकर आना जो स्पेशली क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। यानी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कई सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश इन नॉर्मल तरीके से हो रही है, ऐसे कई सारे अफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो हम ऐसी फसल क्यों ना बनाएं, कुछ चेंजेस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कि वो फसल यहाँ पे इस प्रकार के क्लाइमेट इवेंट्स को झेल सके। तो यहाँ पर इस साल हमारी जो प्रायोरिटी होने वाली है वो कई सारे सीड हब्स बनाएंगे, हाई यील्डिंग हाई प्रोडक्शन वाली ऑयल सीड्स को बनाया जाएगा, पल्स वैरायटीज़ वगैरह। दोस्तों इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं, इसके ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, ये हमारी प्रायोरिटी होगी, ये बात ICAR बोलता है। इनका कहना है इस प्रकार की कई सारी जो क्रॉप्स की जो वैरायटीज़ हैं वो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में हम रिलीज़ कर चुके हैं, और आगे भी ऐसा ही करने वाले हैं। तो इस वजह से ICAR न्यूज़ में बना हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए केवल इतना ही पढ़ना दोस्तों बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ICAR के बारे में और भी कई सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है यह बॉडी और कैसे काम करती है, क्या पावर्स हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने अपना 96 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 16 जून को, आज सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है दोस्तों, इसको बनाया गया था 16 जुलाई 1929 में। तो 16 जुलाई को बनाया गया था, इस वजह से आज इसका फाउंडेशन डे है, वो भी 96 हुआ। इसको एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। प्लस ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस डिसीजंस खुद से लेती है। कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? जब बात आती है मंत्रालय की तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब जब बात आती है डिपार्टमेंट की तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट और मंत्रालय दोनों अलग हैं। पूछा जाए आपसे ये बॉडी कौन से डिपार्टमेंट में आती है तो डिपार्टमेंट ये है। अगर मिनिस्ट्री पूछी जाएगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो जाएगा। दोस्तों इस बॉडी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। 102 ICAR के इंस्टीट्यूट्स आपको नजर आएंगे। 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इन्होंने देश भर में फैलाई हैं, बनाई हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम के बेसिस पर यह काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका मेन काम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली हॉर्टिकल्चर, फिशरीज सेक्टर, एनिमल साइंसेस, इनमें कई सारी रिसर्चर्स करना पूरे देश को देखते हुए ICAR ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इतिहास में अगर हम देखें तो। क्योंकि ये बॉडी बनकर तो बहुत पहले आ गई थी, 1929 में आ गई थी, देश की आज़ादी से पहले बनकर आ गई है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में वेरियस डेवलपमेंट्स करे हैं रिसर्च के बेसिस पर। हमारे देश में जो अनाज, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आज अनाज 5 गुना ज़्यादा से बढ़े, हॉर्टिकल्चर 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा देश में, एग का प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये सब के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है ICAR का, क्योंकि इन्होंने भी वेरियस रिसर्चेस करके यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई हैं। नाउ ये तो हो गई बात ICAR के बारे में। अब ICAR और एग्रीकल्चर वाला टर्म है, इससे रिलेटेड कुछ और स्पेसिफिक डेटा है, कुछ वेरियस पॉइंट्स इसको ध्यान में रखिए। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दोस्तों एक फार्मर इनोवेशन फंड स्टार्ट करेगा। फिर जब बात हो रही है एग्रीकल्चर की तो हम अपने किसानों को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए किसान दिवस या नेशनल फार्मर डे भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। और उस दिन हम चौधरी चरण सिंह जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर यहीं पर एक और, जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो एक और नाम है जिसको भूल नहीं सकते, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये नोबेल पीस प्राइज़ के विनर थे 1970 के। क्यों? इन्होंने दुनिया भर के एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प की। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर जब आती है वर्ल्ड फूड प्राइज़ की तो इसको बेसिकली हम नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर रतन लाल जी का नाम यहाँ पर आता है। डॉक्टर रतन लाल जी यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 के एक इंपॉर्टेंट विनर डिक्लेयर किए गए थे। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में MS स्वामीनाथन जी का नाम नहीं सुन सकते, मतलब इनका स्किप नहीं कर सकते नाम। आपको याद होगा पिछले साल इनकी डेथ हुई है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये भी भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाते हैं।
ये वो पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के, जिनको 1987 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो यहीं पर हम क्या करते हैं, वर्ल्ड फूड डे, इसको भी हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन फोकस ये होता है दुनिया भर में जो भूखमरी चल रही है उसको यहाँ पे एड्रेस करना, उस समस्या से कैसे निपटना, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। समझ गए? तो दोस्तों ये हो गया आपके करंट प्लस जीएस का पूरा पोर्शन कवर। नाउ एक आर्टिकल अभी भी रह जा रहा है आज के न्यूज़पेपर में, साइंस एंड टेक वाला जो पेज है, स्पेशली पेज नंबर 20, उस पेज पर आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, दुनिया की रेयरेस्ट व्हेल जो है वो अभी देखने को मिली न्यूजीलैंड में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। ये आप देख पाओगे, ये वो फोटो है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जो व्हेल है बहुत कम देखने को मिलती है, ख़त्म सी हो चुकी है। इस व्हेल का नाम क्या है दोस्तों? इस व्हेल का नाम है स्पेड टूथ व्हेल। ध्यान रखिएगा, स्पेड टूथड व्हेल। इसका साइंटिफिक नेम है मेसोप्लोडन ट्रेवर्सी। ये बहुत ही कम जानी मानी स्पीशी है, जिसको कभी देखा ही नहीं गया या बहुत कम देखा गया है। मान लो यह एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशी है, या रेयर ऑफ द रेयर स्पीशी यहाँ पे कहलाई जाती है व्हेल की, है ना। और इसका आयुसीएन स्टेटस देखिए, आप आयुसीएन स्टेटस से ही सारा मामला समझ सकते हैं। आयुसीएन के अंदर में इसको कहाँ पे कवर किया गया है? डेटा डेफिशिएंट में, यानी इस व्हेल को लेकर हमारे पास में कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्रजाति ही खत्म है या ना के बराबर है। वो तो देखने को मिल गई न्यूजीलैंड में, दुनिया की सबसे कम दिखाई देने वाली, इस वजह से चर्चा हो रही है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। चलिए, आयुसीएन ज़्यादातर पूछा जाता है तो डेटा डेफिशिएंट आपको याद रखना है। ये वेल कहाँ पर देखी गई है? ये फोटो है दोस्तों, न्यूजीलैंड में इस तरीके से दिखाई पड़ी है वेल, है ना। बहुत कम दिखाई पड़ती है। इसका जो मुंह है इस तरीके से बीक जैसा, यहाँ पर इसका जो मुंह है वो नज़र आता है। इस तरीके की वेल है। और बताया गया है कि ये न्यूजीलैंड के अंदर वाइट आइलैंड पर 1950 में दिखाई पड़ी थी, फिर बे ऑफ प्लेंटी जो है यहाँ पे 2010 में, फिर चाथम आइलैंड में 1872 में, रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड पे 1986 में। तो मतलब ज़्यादा खुद 4-5 बार ये दिखाई दी है। इस वजह से वर्ल्ड्स रेयरेस्ट व्हेल बोला जा रहा है। तो ये न्यूजीलैंड के बीच पर नज़र आई, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर न्यूजीलैंड में जो ओटागा नाम की जगह है ना, वहीं पे एक पास में बीच है, वहाँ पर दिखी, इस वजह से ये चर्चाओं में। नाम है इसका स्पेड टूथड व्हेल और इसका आयुसीएन है डेटा डेफिशिएंट। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एनवायरमेंट के पर्पज़ से क्वेश्चन बन के फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे। नाउ दोस्तों, जब हम एडिटोरियल डिस्कशन पे आएंगे तो एडिटोरियल आज हमारे न्यूज़पेपर के काम के नहीं है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है भारत और नेपाल के रिलेशंस के बारे में, तो कल ही डिस्कस कर लिया है पूरा डिटेल से आर्टिकल। इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत पढ़ो। क्या हुआ है नेपाल में, पॉलिटिकल सिनेरियो, नेपाल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या हमें करना चाहिए, ऑलरेडी वेरियस चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज हमारे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कुछ भी काम का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कल शूट कर दिया गया, परसों एक गोली लगी, उसके बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में कल थंबनेल ही लगाया था। तो वही सेम टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसको स्किप करिए। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं पे समाप्त है, और वो भी सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन को किया गया है ना। चलिए अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज के वर्ड ऑफ द डे में आता है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो या क्लियर हो। मान लो कोई लिक्विड है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत क्लियर है, या जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो स्टाइल में, उसको बोला जाता है लिम्पिड। लिम्पिड से डिफाइन किया जाता है। इसका यूज़ ऐसे हुआ है कि जो ऑथर है एक, वो जाना जाता है अपने लिम्पिड एग्जैक्टिंग प्रोज के लिए, सिंपल स्टाइल वाले प्रोज के लिए। तो यहाँ पर इसी लिम्पिड का यूज़ करके चलो फटाफट एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, देरी किस बात की है। फिर आते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी मेंस तो दे ही चुका हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए दोनों में से कौन सा सही है। पहला, क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह अभ्यास होता है? भाई सरासर गलत, यहीं पर चीज़ें गलत हो गई। क्यों? ये इंडिया न्यूजीलैंड नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, ये जो 2024 की एक्सरसाइज है दोस्तों, इसका स्पेशल फोकस है आपस में इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को मजबूत करना। ये हर अभ्यास का फोकस होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट वाली बात ही नहीं है, यानी कि आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता था ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, क्योंकि दूसरा सही है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, इसमें एक तरफ भारत की मिलिट्री होती है, दूसरी तरफ यहाँ पर रॉयल की ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इनके बीच में ये जो अभ्यास है इसको कंडक्ट किया जाता है। रिसेंटली हुआ भी है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। एक आर्टिकल भी छपा था, इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, आगे भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।
देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत सारे अपलोड होते हैं, बट पिछले कुछ समय पे हमने अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कर दिया है। ये खुद आपके कमेंट से मुझको पता चलता है कि सर न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका काफ़ी डिफरेंट है। हम पहले अखबार पढ़ लेते हैं, कई वीडियोस देख लेते हैं, उसके बावजूद भी जब आपका वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, या हर आर्टिकल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमने वहाँ पर पढ़ा ही नहीं या खुद से नहीं पढ़ पाए, और जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा ही समय लग जाए, जैसे आज थोड़ा सा डिले हो गया यार, बीच में कभी जल्दी आ रहा है कभी लेट आ रहा है। जब आर्टिकल ज़्यादा होते हैं तो पढ़ते पढ़ते या डेटा कलेक्ट करते करते थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वीडियो अच्छा मिलना चाहिए और आपका कंटेंट कंप्लीट कवर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।